कैसे हो राउडीज। मेरा नाम है पंकज गुप्ता और आज हम जियोग्राफी पढ़ेंगे जो कि है क्लास 8 का। इसके अंदर जो चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स जो कि है चैप्टर 6। तो चलिए जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है ह्यूमन रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज और लास्ट में पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स। तो देखो, जो ह्यूमन बींग्स जो पीपल होते हैं वो सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स माने जाते हैं। ठीक है, कारण क्या है? मतलब उनके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना, उससे वो कुछ नया इनोवेशन कर लेते हैं, मतलब एज पर डिमांड। इसीलिए उनको उनकी एबिलिटी के बेस पे उनको ग्रेटेस्ट रिसोर्स बोला जाता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो, और ये अनलिमिटेड है। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो अनलिमिटेड रिसोर्स होता है, बट ये डिफर करता है किसके किसके बेस पे, ये भी जान लो। एजुकेशनल लेवल, एज और सेक्स, मेल फीमेल। ठीक है, और जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो समय के साथ चेंज होते रहते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। तो क्या है, वर्ल्ड में जो ह्यूमन रिसोर्स है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट रिसोर्स है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मतलब थोड़ा अनइवन है। कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कहीं बहुत कम पॉपुलेशन है, कहीं है ही नहीं या फिर बहुत ही कम है। ठीक है, तो अगर जो पॉपुलेशन स्प्रेड हुए हैं पीपल्स के अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है लिव कर रही है, रह रही है अर्थ पे, लेकिन कितने परसेंट अर्थ पे रह रही है? जो सरफेस अर्थ का है वो है 30%। देख रहे हो, 90% से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं अर्थ पे, लेकिन सिर्फ 30% सरफेस पे। तो कितना अनइवन है ना। आगे में जानते हैं कि क्या है, जो पॉपुलेशन है उनमें इतना अनइवन है कि कहीं पे बहुत ज्यादा क्राउड है और कहीं पे एकदम ही क्राउड नहीं है। ठीक है, जहाँ पे एकदम क्राउड नहीं है उसको बोलते हैं स्पेयरली पॉपुलेटेड। जहाँ पे बहुत ज्यादा एकदम मच्छी बाजार टाइप के लोग भरे पड़े हैं उसको बोलते हैं क्राउडेड एरिया। अब बात करूं वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा क्राउडेड एरिया है वो है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिकन। ठीक है, ये हिस्सा है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। स्पेरली पॉपुलेटेड जो हिस्सा है अर्थ पे, वो हाई एल्टीट्यूड पहाड़ पर्वत वही होंगे, हाई एल्टीट्यूड ट्रॉपिकल डेजर्ट्स और हाई माउंटेन्स पे है, क्योंकि पर्वतों पे कौन रहना पसंद करेगा भाई। ठीक, अब पूरे वर्ल्ड की बात करूं, ठीक है, तो 3/4 जो पॉपुलेशन है ना वो एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहती है। मतलब बहुत ज्यादा लोग एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन जो देखा जाए तो जो 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना वो सिर्फ इन 10 कंट्रीज में रहती है, जिसमें जापान आता है, रशिया आता है, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएस, इंडिया एंड चाइना। देख लो ध्यान से, 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ इन 10 कंट्रीज में रहती है। अब तुम्हारे लिए एक टास्क है, अब तुमको बताना है कि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें से 5%, सिर्फ 5% लोग कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, 13% लोग कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, 1% लोग कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं एंड 12% लोग कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं। कमेंट करके बताना मेरे को जल्दी जल्दी आंसर। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी का मतलब होता क्या है? एक तरह से देखा जाए, अगर ह्यूमन रिसोर्स पे बात की जाए तो जो पीपल्स हैं कुछ एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, कुछ एरिया में रह रहे हैं, अर्थ के कुछ सरफेस पे रह रहे हैं, तो कितने लोग रह रहे हैं उस एरिया के हिसाब से वो बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर सिंपल टर्म में बोलूं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने पॉपुलेशन मतलब कितने पीपल लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में। अगर एवरेज डेंसिटी की बात करूं पूरे वर्ल्ड की, तो सिर्फ और सिर्फ 51% रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में।
आई बात समझ में, उसी को डेंसिटी बोलते हैं। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में कितने पीपल्स रह रहे हैं उसी को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोला जाएगा। अगर वर्ल्ड की बात करूं तो एक एवरेज जो माना जाता है वो है 51 पीपल्स रहते हैं, 51 पर्सन्स रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। उनमें से सबसे ज्यादा जो रहते हैं वो है साउथ सेंट्रल एशिया। बोले तो हमारा एशिया वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ इंडिया, अफ्रीका, अरे अफगानिस्तान, ठीक, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चाइना, ठीक, यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है यहाँ पे। ठीक है, साउथ सेंट्रल एशिया हाईएस्ट डेंसिटी है यहाँ पे, इंडिया हमारा उसी के अंदर आता है। ठीक, जो इंडिया के अंदर जो एवरेज डेंसिटी बोली जाती है पॉपुलेशन की वो है 382 पर्सन रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। काफी लोग रहते हैं यार, है कि नहीं। 382 पर्सन रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में, उसको इंडिया के अंदर एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। अब जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, उनमें से सबसे पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, लोकेशंस। ठीक है, अब उस लोकेशन के अंदर सबसे पहला होता है टोपोग्राफी। मतलब जनरली जो लोग हैं वो प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं, ना कि माउंटेन में या प्लेट्यू में। कारण क्या है? क्योंकि जो फार्मिंग के लिए जो जगह सूटेबल है वो प्लेन एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकती है और किसी भी टाइप की सर्विस एक्टिविटीज की जा सकती है। ठीक है, तो टोपोग्राफी के हिसाब से अगर बोला जाए तो जो पीपल्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं प्लेन एरियाज में रहना। उसके बाद क्लाइमेट अगला फैक्टर है। तो सॉरी, क्लाइमेट के अंदर क्या होता है, जनरली लोग जो है एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट जो एरियाज हैं उनको इग्नोर करते हैं, मतलब उनको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए भाई। तो उस हिसाब से बोला जाए जो जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, और जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है अंटार्कटिका वाला हिस्सा हो गया, लोग वहां रहने से अवॉइड करते हैं। उनको तो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए ना जीने के लिए। ठीक है, तो वो क्लाइमेट के अंदर आ जाता है। दूसरा सॉइल होता है। अब सॉइल जहाँ पे खेती बाड़ी की जा सकती है, फर्टिलिटी है, सुटेबल है कुछ भी चीज उगाने के लिए, क्योंकि जीने के लिए खाना भी जरूरी है ना, तो जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सके वो जगह प्रिफर करते हैं लोग रहने के लिए। तो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी देखी जाती है सॉइल की, जो सूटेबल रहेगी एग्रीकल्चर के लिए उसी जगह को यूज किया जाएगा। तो फर्टाइल प्लेन्स कहाँ कहाँ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र इंडिया के अंदर में, और चाइना के अंदर में क्या है? चैंगजियांग, और इजिप्ट के अंदर में नाइल। ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन रहती है। वाटर की बात करें, जल ही जीवन है जिसको बोला जाता है, तो लोग जनरली प्रेफर करेंगे जहाँ पे साफ पानी मिले वहीं पे रहना पसंद करेंगे ना, इजिली मिल जाए पानी। और वो कहाँ मिल सकता है? नदी के किनारे। ठीक है, तो इसीलिए लोग ज्यादा बसना पसंद करते हैं जहाँ पे साफ पानी हो आसपास में, इजिली मिल जाए पानी। और अवॉइड करते हैं डेजर्ट टाइप के एरिया में रहना, क्योंकि वहां तो पानी मिलता ही नहीं है भाई, आदमी मर जाएगा ऐसे ही। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं? जो जमीन के अंदर से निकलते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर जहां से मिनरल्स निकल रहे हैं पीपल वहीं प्रिफर करेंगे जाना, जहां नहीं निकल रहे हैं वहां क्यों प्रिफर करेंगे? क्योंकि मिनरल्स को यूटिलाइज किया जा सकता है अपकमिंग टाइम पे। समझ में आ रहा है कि मतलब अगर मिनरल्स जहाँ डिपॉजिट है ढेर सारे, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग वहाँ से मिनरल्स निकालेंगे, उससे कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे वहाँ डेवलपमेंट होता जाएगा। तो डेवलपमेंट होगा, और जहाँ मिनरल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। अगला फैक्टर जो आता है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर है। सोशल कल्चर क्या है भैया? जहाँ पे आपको अच्छा घर, अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी वहीं पे तो लोग रहोगे ना जाके। जैसे तुम अच्छी एजुकेशन के लिए भागते हो ना बाहर, भागते हो कि नहीं भागते हो? उसी तरीके से जहाँ पे अच्छी हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। वही है सोशल लाइफ। कल्चरल की बात करते हैं। कल्चरल में क्या होता है? जहाँ पे रिलीजियन और कल्चर अट्रैक्ट करता है पीपल को। ठीक है, जैसे वाराणसी हो गया, बनारस, गंगा मैया, ठीक,
वहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ रहता है, लोग अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है। और वेटिकन सिटी हो गया, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये सब, जहाँ के कल्चर्स रिलीजियंस लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ भाई यहाँ मज़ा आता है रहने में, यहाँ जो है माहौल गजब का रहता है। तो वाराणसी में तो माहौल ही गजब का रहता है। तो इसीलिए कल्चर। लास्ट होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स क्या होता है भैया? इकोनॉमिक्स के अंदर आता है तुम्हारा जेब। मतलब कि तुमको जहाँ पे इजीली इंडस्ट्रीज मिलेंगी एरिया, वहीं पे तुम बसना पसंद करोगे। कारण वहाँ पे तुमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बोले तो रोजगार। रोजगार मिलेगा तो और लोग आना पसंद करेंगे। रोजगार की वजह से उनकी इनकम में वृद्धि होगी, वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे। ठीक है। तो इंडस्ट्री एरियाज में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि ओसाका जापान में है, मुंबई में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बहुत ह्यूज क्वांटिटी ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को, इसीलिए लोग वहाँ बसना पसंद करते हैं। अगला है पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन या समय के बाद नंबर ऑफ पीपल्स में चेंजेस आता है। ठीक है। उसको बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। ठीक। मतलब किसी कुछ समय के साथ साथ चेंजेस आने लगते हैं पॉपुलेशन में, पीपल्स के, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। क्योंकि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना भैया, वो स्टेबल नहीं है, ज़्यादा कम कम ज़्यादा होती रहती है, तराजू की तरह। ठीक। अब इनको देखा कैसे जाता है? इनको देखने का जो पॉपुलेशन चेंज को देखने का तरीका है, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज़ किया जाता है। पहला है बर्थ रेट। देखो, जो नंबर ऑफ बर्थ होती है ना पर 1000 पीपल्स में, उस पे मेजर किया जाता है बर्थ रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। मतलब 1000 लोगों में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, उसको बर्थ रेट बोला जाता है। उसी तरीके से डेथ रेट है जो मेजर किया जाता है, डेथ कितना हो रहा है, 1000 पीपल्स में कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है। मतलब नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। उसी तरीके से नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल, जिसको बर्थ रेट बोलते हैं, और नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, जिसको डेथ रेट बोलते हैं। अभी जो जो आया है वो तो जाएगा ही, विधि का विधान, भगवान की मर्जी बोल सकते हैं। नेचुरल होता है ना ये कॉजेज। तो बर्थ और डेथ एक नेचुरल कॉज है, वही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चेंज लाता है। जो डिफरेंस बिटवीन होता है ना बर्थ रेट और डेथ रेट किसी कंट्री का, उसको बोला जाता है नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है। समझ में आ गया? मतलब कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट, क्योंकि बर्थ और डेथ दोनों नेचुरल कॉज है चेंज इन पॉपुलेशन लाने के। जैसे कि देखो, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या हो रहा है? बर्थ रेट मोर है, डेथ रेट कम है, इस कारण से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अगर स्टेबल है, एकदम बराबर है, मतलब कि डेथ रेट और बर्थ रेट एकदम सेम टू सेम चल रहे हैं। ठीक। अगर दूसरी साइड देखूं कि डेथ रेट मोर है, बर्थ रेट कम है, मतलब कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, नीचे जा रही है। समझ में आ गया? अब कुछ और नए टर्म्स देखते हैं, जैसे माइग्रेशन। माइग्रेशन होता क्या है? पीपल्स जो होते हैं कंट्री के अंदर ही या दो कंट्रीज के बीच में मूव करते हैं। ठीक है। उन्हीं को माइग्रेशन बोला जाता है। जैसे तुम एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हो तो तुमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। उसी तरीके से जो लोग होते हैं किसी भी कारण से हो सकता है, समझ में, एजुकेशन के लिए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, मतलब कहीं डिजास्टर्स आ गए हों, तो उस कारण से भी अगर वो एक कंट्री में अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह या किसी कंट्री में मूव कर रहे हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। इसमें दोनों है, कंट्री के अंदर भी या कंट्री के बाहर भी। ठीक। और इमिग्रेशन क्या होता है? अगर कोई बंदा नए कंट्री में एंटर होता है, उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ, तुम किसी नए स्कूल में जा रहे हो ना, वो इमिग्रेशन है तुम्हारा, मतलब तुम इमिग्रेट कर रहे हो। ठीक है। माइग्रेशन क्या था? किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गए, उसको माइग्रेशन बोले, और जो नए स्कूल में गए उसको इमिग्रेशन बोले। ठीक है।
फिर उसके बाद होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है, जब जो स्कूल तुम छोड़े थे ना दूसरे स्कूल में जाने के लिए, तो जिस स्कूल को छोड़े उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। जैसे हम किसी भी कारण से एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में मूव किए, तो जिस कंट्री को छोड़े उस कंट्री को बोलेंगे, उस पर्सन को बोलेंगे एमिग्रेशन, उस टर्म को बोलेंगे एमिग्रेशन। चीजें क्लियर हो गई हो, होप सो। फिर से सुन लो। माइग्रेशन का मतलब होता है जब भी तुम किसी एक कंट्री के अंदर या फिर किसी दो कंट्री के बीच में मूवमेंट होता है, एक्सचेंज होता है, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब कि तुम पुराने स्कूल से नए स्कूल में गए तो उसको माइग्रेशन बोलेंगे। ठीक। इमिग्रेशन क्या होगा, जब तुम नए स्कूल में एंटर होते हो, मतलब कोई पीपल नए कंट्री में एंटर होता है, उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एमिग्रेशन क्या होता है, जो पुरानी कंट्री को छोड़ता है, मतलब पुराने स्कूल को तुमने छोड़ा, उसको एमिग्रेशन बोलेंगे। चीजें क्लियर हो गई, माइग्रेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। अब जनरली ये होता क्यों है भाई, होने का कारण ये होता है लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड में जाना। मतलब जो लेस डेवलप्ड नेशंस होती हैं उससे वो मोर डेवलप्ड नेशन में जाना पसंद करते हैं। कारण, ताकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, बेटर होंगी। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। एजुकेशनल लेवल ज़्यादा होने वाला है। तुम एक स्कूल से दूसरे स्कूल क्यों जाते हो, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो तुमको लात मार के निकाला गया हो, या तो तुम बेटर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अपने आप को एक्सपेंशन देने के लिए कि हाँ वहाँ पे और बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल है इसलिए मेरे को मूव करना है। तो उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स भी करते हैं। समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये तो क्लियर हो गया था तुमको कि जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन है बहुत अनइवन है। ठीक है। और जो ग्रोथ है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो किस किस बेसिस पे कंपेयर किया जाता है, चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है, जो था डेथ रेट, बर्थ रेट। ठीक है। माइग्रेशन, इमिग्रेशन। ठीक। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज के अंदर हम क्या देखते हैं, जो ग्रोथ होता है पूरे वर्ल्ड में एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक। जैसे कि कुछ कंट्रीज की बात करते हैं, केनिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है भाई साहब, ग्रोथ रेट बहुत तेज है, बहुत हाई। ठीक है। कारण, यहाँ पे बर्थ रेट जो है और डेथ रेट जो है वो दोनों के दोनों बहुत तेज है। बर्थ भी बहुत ज़्यादा होता है, डेथ भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर रहा है। कारण, जो वहाँ का हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विस है वो थोड़ा बेटर हो रहा है। डेथ रेट धीरे धीरे गिर रहा है और बर्थ रेट थोड़ा स्टिल, मतलब बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ रेट थोड़ा बराबर होने की कोशिश हो रही है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके का, जहाँ पे भैया ग्रोथ रेट एकदम स्लो है। इसका मतलब ये बोला जा सकता है कि वहाँ पे मरने वाले भी बहुत धीरे धीरे मर रहे हैं और पैदा होने वाले भी बहुत धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं। आई बात समझिए। इसीलिए वहाँ पे जो तुम्हारा पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। ठीक है। ग्रोथ के बेसिस पे यहाँ पे डिफर किया जाता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। तो केनिया का कैसा है, बहुत हाई है, कारण पैदा भी बहुत हो रहे हैं, मर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। ठीक है। लेकिन यूके में क्या है, पैदा बहुत कम हो रहे हैं और मर भी बहुत कम रहे हैं, इसलिए वहाँ पे स्लो है ग्रोथ रेट। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बांग्लादेश और जापान की। देखो बांग्लादेश में भी पॉपुलेशन बहुत है, हाईली पॉपुलेशन है ना वहाँ पे, और जापान में भी बहुत है। लेकिन दोनों में इकोनॉमिकली डेवलपमेंट का बड़ा फर्क है। जापान बहुत डेवलप्ड है, बांग्लादेश अंडर डेवलप्ड है। ठीक है। तो ये चीज दिमाग से उतार दो अब कि पॉपुलेशन बढ़ने ज़्यादा या कम होने से किसी भी कंट्री के व वर्ल्ड के किसी भी देश की इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया बात। अगर क्वालिटी हो तो जापान में क्या होता है, वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे स्कीम्स चलाई जाती हैं, एजुकेशनल लेवल हाई है, सब कुछ बहुत बेटर है, फैसिलिटीज़ बहुत बेटर है, लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं चीज़ों का। तो सीधी बात सा मैं बोलूँ तो जो पॉपुलेशन होता है वो मैटर नहीं करता
कि आपकी कंट्री कैसी होने वाली है, मैटर ये करता है कि आप कैसे पैटर्न में चीज़ों को चला रहे हैं। तो बांग्लादेश भी हाईली पॉपुलेटेड है और जापान भी, बट इकोनॉमिकली बात करूँ तो जापान फार मोर डेवलप्ड कंट्री है एज कंपेयर टू बांग्लादेश। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कि सही तरीके से वो ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब किसी कंट्री के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का कारण, हाईली पॉपुलेशन होने के कारण भी है, उसके बीच कारण क्या हो सकता है? एज, सेक्स, लिटरेसी रेट, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत पॉपुलेशन कंपोजिशन में हेल्प करते हैं किसी दो कंट्रीज के बीच में कंपेयर करने में। कौन कौन से? एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन किसको बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन का। क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन का। ठीक है, जिसके अंदर पे हम कंपेयर करते हैं कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं, किस एज ग्रुप के मेल और फीमेल्स बिलोंग करते हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने लोग अनएजुकेटेड हैं, कितने लोग के पास ऑक्यूपेशन है मतलब एम्प्लॉयड है और कितने लोग नहीं हैं, कितनों की हेल्थ कंडीशन अच्छी है, कितनों की खराब है, और कितनों की इनकम लेवल बहुत अच्छी है, कितनों की नहीं है। समझ में? इसी बेस पे हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं किसी कंट्री को। वहाँ पे कौन कौन सा? नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, उनके एज ग्रुप्स, उनके एजुकेशन लेवल, उनके ऑक्यूपेशन लेवल, उनका इनकम लेवल और आखिरी में उनका हेल्थ कंडीशन। क्योंकि ये सब एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं किसी कंट्री को ग्रो करने में। ठीक है, आगे देखो, जब पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है तो कंट्री को एक स्ट्रक्चर में देखा जाता है जिसको हम पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन पिरामिड। जनरली ये एज सेक्स पिरामिड भी कहलाता है। ठीक है, किसी पॉपुलेशन कंट्री की पॉपुलेशन कंपैरिजन करनी है तो उसको जिस स्ट्रक्चर में ढाला जाता है वो पॉपुलेशन पिरामिड कहलाता है, और इसको हम एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है? इस पिरामिड के अंदर पहला, पॉपुलेशन की डिवीजन होती है एज ग्रुप्स में कि 5 to 9 ईयर्स में कौन है, 10 to 14 ईयर्स में कितने हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। और परसेंटेज डिवीजन होता है टोटल पॉपुलेशन का कि कितने नंबर ऑफ मेल हैं, कितने नंबर ऑफ फीमेल हैं, और वो कौन कौन सी एज ग्रुप में हैं। ठीक, ये आता है हमारा एज सेक्स पिरामिड के अंदर। जैसे कुछ इस टाइप का दिखता है हमारा एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, इसमें हम पॉपुलेशन पिरामिड बनाते हैं जिसमें बर्थ और डेथ रेट भी कंपेयर किया जा सकता है। मतलब मैं बोलूँ तो इस डायग्राम जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है इसके बेस पे हम हर चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन के बेस पे हो, चाहे वो तुम्हारे एज और सेक्स के बेस पे हो, चाहे तुम्हारे ऑक्यूपेशन के बेस पे हो, चाहे तुम्हारे बर्थ और डेथ रेट के बेस पे हो। चीज़ें समझ में आ गई? तो होप तुम्हें ये चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले चैप्टर का वेट करो। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई, थोड़ा हेल्प करो। थैंक यू।